तो मार्केट महारथी में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। और बाजार में हम देख रहे हैं कि देखिए शुरुआत आज अच्छी हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रेशर विजिबल है। और इसका मतलब ये है कि नहीं, जो संकट है, जो तनाव है ट्रेड वॉर को लेकर, टैरिफ वॉर को लेकर, वो पूरी तरह से टला नहीं है। निफ्टी के जो गेंस हैं आप देखेंगे कि फिलहाल वो रह गए हैं 250 अंकों की, और निफ्टी बैंक है 500 अंकों पर। तो ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक पर भी प्रेशर हम देख रहे हैं। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का स्ट्रक्चर आज ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी लोग कॉशियस होकर प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं ऊपरी के स्तर पर। लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। आज मार्केट महारथी के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट देवीना मेहरा। देवीना मैम, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। देवीना मैम, आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये चर्चाएं भी हो रही हैं कि भारत थोड़ा सा इम्यून है, भारत के लिए थोड़े मौके बन सकते हैं। फैक्ट्स ये हैं कि बाकी दुनिया के मुकाबले भारतीय बाजार कम गिरे, आज रिकवरी भी आ रही है। लेकिन ये जो टेंशन है ये टला नहीं है, मतलब इसमें डी एस्केलेशन के कोई संकेत मिल नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहां से आगे होगा क्या? ट्रंप के मन को समझना बड़ा मुश्किल है। आप जरा बताइए कि ट्रंप के मन में क्या चल रहा है इस वक्त। अब ये तो शायद ट्रम्प भी नहीं जानते कि वो आगे क्या करेंगे। तो मैं कैसे ट्रम्प के मन को समझ लूं। मैंने तो नवंबर में ही लेख लिखा था, जब वो कहते थे कि जो लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प जी के आने से या ट्रम्प सरकार के आने से ये होगा बाजार में, स्टॉक मार्केट में, वो होगा बॉन्ड मार्केट में, दुनिया के बाजारों में क्या होगा। मैंने तो कहा कि आप तो लगता है कुछ नशा ही कर रहे हो, तभी बता सकते हैं, क्योंकि वो करेंगे ही क्या जब आपको ये नहीं मालूम। तो आप उसके आगे के जो जिसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट और थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट, कैसे आप इतने छाती ठोक के बता रहे हैं कि ये होगा और वो होगा। तो अभी तो ट्रम्प करेंगे क्या ये वो पता नहीं, उनको भी मालूम है कि नहीं, कि रोज तो ये सब बदलता रहता है। अभी आज मैंने सुबह देखा कि एलन मस्क जी ने फ्री ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन वाला मिल्टन फ्रीडमैन का वीडियो ट्वीट किया कि एक पेंसिल बनाने में दुनिया के कितने देशों से सामान आता है, कितने लोगों की मेहनत लगती है। तो अब तो समझ नहीं आता कि वो लोग करें क्या। बट जहां तक भारत का सवाल है, ये बात ठीक है कि भारत चूंकि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है अमेरिका को, तो जो कुछ है उसमें बहुत बड़ा खतरा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि आप ट्रेड को जो समझे, व्यापार जो होता है, उसमें ये नहीं होता कि आप कितने में क्या चीज बना रहे हैं। उसमें ये भी होता है कि आपके प्रतियोगी का क्या उनका क्या कॉस्ट या प्राइस स्ट्रक्चर रहेगा, रिलेटिव एडवांटेज जिसे बोलते हैं। तो अब भारत पे 26% टैरिफ लगा है, जो भारत के प्रतियोगी देश हैं उन पे ज्यादा लगा है। अब जो 26% का जो एक तरह से डिसएडवांटेज है, वो तो है कि अगर अमेरिका में कोई मैन्युफैक्चरर हो तो उसके बनस्पत अब आप 26% आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। पर ऐसे बहुत ज्यादा चीजें तो मुझे नजर नहीं आती जो भारत निर्यात करता हो और कल से अमेरिका बनाना शुरू कर दे। तो आपको तो देखना है कि प्रतियोगी देशों पे क्या हुआ है, और वहां पर तो नंबर ज्यादा ही हैं। अब वो बात अलग है कि ट्रम्प जी करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी वहां कुछ गड़बड़ तो था नहीं। वहां तो बेरोजगारी की दर एकदम ही कम थी। मैंने फरीद जकारिया का देखा वीडियो क्लिप, वो बता रहे थे कि 1990 में जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था का जो साइज था, जो जीडीपी का साइज था, वो लगभग बराबर था। अब आज की डेट में अमेरिका 80% आगे है यूरोपियन यूनियन से। आप पर कैपिटा बेसिस पर भी देखें तो उस समय जापान जैसे कि अमेरिका से आगे था, जापान काफी पीछे है, सब यूरोपीय देश पीछे हैं। यहाँ तक कि जो अमेरिका का सबसे गरीब जो स्टेट है, वहां भी प्रदेश है आप कह सकते हैं, उसमें उसका भी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी यूके और फ्रांस से ज्यादा है। तो आपका कोई प्रॉब्लम तो था ही नहीं। आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं यही समझ में नहीं आया। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ डेट सर्विसिंग बर्डन कम हो जाएगा, पर अभी तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर जो है वहां पर उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है। ये टैरिफ लगने के पहले ही जो अमेरिकन उपभोक्ता अपेक्षा कर रहा था कि इन्फ्लेशन
4% के करीब, जो बिल क्लिंटन के ज़माने में 30 साल पहले की एक्सपेक्टेशन थी, तो वहाँ तक आप पहले ही पहुँच गए थे। अब ये टैरिफ के बाद तो सभी को लगेगा कि और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो फेड रेट कट कैसे करेगा? तो ये तो अभी सब कुछ ही एक तरह से दाँव पे लगा हुआ है। और अभी ये खेल तो पूरा हुआ नहीं है, पहला पासा फेंका है, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन भारतीय बाज़ार, भारतीय कंपनियाँ काफ़ी हद तक इस चीज़ से इंसुलेटेड हैं। ये देवना मैम, आपने काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ बता के ये बात क्लियर कर दिया, पूरा टॉपिक इसको कैसे देखना है, कैसे भारत का स्टांस है, कैसे इसको नोटिस किया जाए। टैरिफ के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, हालांकि टैरिफ जब तक नहीं थे तब तक हम किसी और एंगल से देख रहे थे, वो थी अर्निंग्स। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धीरे धीरे सुधार शुरू होगा, लेकिन अब टैरिफ का मामला आ गया तो ये सब ब्लेंड होगा। अब अर्निंग्स में भी पता नहीं कितना दिखेगा कितना नहीं, कैलकुलेशंस होगा। आप इस बार की कॉर्पोरेट अर्निंग्स को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मैम? देखिए, इस बार तो खैर कॉर्पोरेट अर्निंग पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी तो टैरिफ जस्ट अनाउंस हुए हैं, अभी तो पूरी तरह से लगे भी नहीं। और बाद में भी जैसा मैंने कहा, इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग निर्यात करने वाले हैं नहीं। जो हैं, जैसे कि जिनको थोड़ा फ़ायदा होगा, वो शायद उतना लिस्टेड स्पेस में हो नहीं, जैसे कि आपके कपड़ों या जेम्स एंड ज्वेलरी वाले लोग हैं। तो अभी ये ट्रम्प के कारण तो सीधा-सीधा मुझे नहीं लगता कि इस तिमाही के नतीजों पे कोई असर पड़ने वाला है। और जहाँ तक भारतीय बाज़ारों का सवाल है, अब ये ज़रूर है कि आप ये नहीं कभी कह सकते कि हाँ, यहाँ पर बॉटम बन गया, यहाँ से और नहीं गिरेगा। लेकिन अब निवेशित रहने का समय है मेरी समझ में। और उसका कारण ये है कि अब जो जितना प्रतिशत बाज़ार घट सकता है, वो शायद अब कम है, इसके बनस्पत ही कितना चल सकता है। और तो इक्विटी या शेयर मार्केट रिलेटेड में आपका पूरा का पूरा निवेश तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा से एसेट एलोकेशन की बात करती हूँ कि आप कभी भी, चाहे आपकी उम्र 25 साल हो, नौकरी अच्छी हो, फिर भी 100% कभी इक्विटी में मत लगाइए, क्योंकि इक्विटी ऐसा पैसा होना चाहिए जिसको आपको 8-10 साल हाथ नहीं लगाना हो। बीच में कोई भी कारण बन सकता है, घर खरीदना है, नौकरी छूट गई, आगे पढ़ना है, मेडिकल कुछ है, तो वो उसके लिए आपका पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, अब अगर आप सोच रहे थे कि करेक्शन आएगी तब निवेश करूंगी, तो अब आप धीरे-धीरे तो कम से कम निवेश करना शुरू करिए। ये आंकड़ा मैंने पहले भी आपके चैनल पे ज़रूर दिया होगा कि अगर आप 40-45 सालों में देखें, तो आप जस्ट 10 सबसे अच्छे दिन अगर बाज़ार के मिस कर जाते हैं, तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। अगर आपका ₹100 42 सालों में 75,000 हुआ है, तो वो 75,000 की बजाय 25,000 रह जाएगा। 30 सबसे अच्छे दिन मिस कर जाइए, तो वो 7,000 रह जाएगा। तो वो खतरा अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। आप कोविड लो से ही देखिए, जो कोविड का लो था मार्च 2022 में, 5 हफ्ते में बाज़ार 30% अप था। तो ये जो बहुत ही तेजी से बाजार बढ़ता है, वो कभी भी ओवरऑल तेजी या बुल रन में नहीं होता है। वो होता है जब इसी तरह का माहौल है कि डर है, एंग्जाइटी है। आप ये प्रश्न ही पूछ रहे हैं कि बाजार से निकल जाएं, एसआईपी बंद कर दें। वो बाजार में अधिकतर बने रहने का समय होता है। और कई बार लोग बोलते हैं कि खबरें तो अभी अच्छी नहीं आएंगी, तो बाजार कैसे चलेगा। मैंने कहा, अगर 2020 के शुरू में मैं आपको बोलती कि 100 साल के बाद ऐसी महामारी आई है जिससे 70 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया भर में जो जो मर जाएँगे, उसके अलावा आपका कितने सारी इंडस्ट्री 1 साल तक ज़ीरो पे रहेगी, ज़ीरो पे। होटल, एयरलाइन्स, ट्रैवल, रिटेल, ऑटोज़ और बाकी भी इंडस्ट्रीज़ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कोई कह सकता था कि तेज़ी आएगी। तो बाजार कभी भी इतना आसान आपके लिए नहीं बना देता। तो मोटी बात ये है कि बाजार में निवेशित रहने का समय है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ आपने पिछले साल निवेश किया था, वहीं के वहीं आप निवेशित रहें, क्योंकि ये भी बाजार की एक फितरत है कि जब एक तेजी में जो चीज़ें चलती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि अगली तेजी में भी वही चलें। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक तरह से मार्केट के बाहर ही हो जाते हैं, या वो हाईज़ कभी देखते ही नहीं हैं। जी।
तो आपको पैसा वहीं से वापस बनाना है, देवीना उसी मैम, स्टॉक से, मतलब उसी आपको सुनना बड़ा स्ट्रैटेजी अच्छा। से, वो ठीक नहीं है। जी, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा ये पॉइंट आपका मैम कि अति भी ठीक नहीं है, तेजी भी बहुत हो जाए वो भी ठीक नहीं है। और आपको मतलब सुनते सुनते मुझे कबीरदास का दोहा भी याद आ गया कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो वो वाली चीज़ बाजार में आई है। अगर अच्छा, एक और चीज़ है कि हम अब ग्लोबलाइजेशन के एरा में जी रहे हैं, बाकी ग्लोबल इवेंट्स से इम्यून रह नहीं सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत के फंडामेंटल्स इस वक्त काफ़ी मजबूत हैं? क्योंकि रुपया भी रिकवर कर रहा है, महंगाई भी कम हुई है, आईआईपी के आंकड़े अच्छे आए हैं, टैक्स कलेक्शन के, एडवांस टैक्स कलेक्शन या फिर जीएसटी के अच्छे आंकड़े आए हैं। और एक और इवेंट खड़ा है मैम, वो है आरबीआई की पॉलिसी का, जो कि कल आएगी। उम्मीद ये है कि 4.5% का रेट कट आ रहा है। कितना सपोर्ट करेगा अगर ये रेट कट आता है 4.5% का? ये मार्केट को सपोर्ट करेगा या फिर आपको लगता है कि नहीं, वो प्राइस्ड इन है? वो काफी हद तक तो प्राइस्ड इन है। तो मेरे हिसाब से आरबीआई ने रेट कट करना थोड़ी देर से शुरू किया, जैसे रेट बढ़ाना भी उन्होंने थोड़ी देर से शुरू किया था। तो दोनों चीजों में मुझे लगता है कुछ हद तक देर हुई आरबीआई से। बट अब तो स्पष्ट है, खासकर कि जो खाद्य पदार्थों के जो मुद्रास्फीति है वो कम हो गई है। तो उसके कारण अब पूरी तरह से आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट करने में जा सकता है। तो ये तो ठीक है कि कुछ ना कुछ रेट कट तो आएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ चीजें ठीक है, कुछ चीजें नहीं भी ठीक है। एक तो बेरोजगारी की दर अभी भी बहुत बड़ी बनी हुई है। इस साल बहुत सारे लोगों ने कंजम्पशन की बात करनी शुरू की कि कंजम्पशन ग्रोथ कम है, इसी कारण बाजार नीचे आया। लेकिन असल में तो कंजम्पशन ग्रोथ कम थी 2023-24 में। वहां पर जो जीडीपी में आप कंजम्पशन, जो प्राइवेट कंजम्पशन वाला नंबर होता है वो देखें तो साल तो कंजम्पशन बढ़ी है। इस साल का एस्टिमेट कुछ मेरे ख्याल 7-7.5% है कंजम्पशन ग्रोथ का। पिछले साल 4% के लगभग था, उससे भी शायद थोड़ा सा कम ही था। तो ये तो कहानियां बहुत सारी बाजार के लिए बनती हैं कि बाजार इधर जाएगा तो उसके लिए भी आप कहानी रहती है, और दूसरी तरफ जाए तो उसके लिए भी कहानी रहती है। मोटी बात तो ये है कि आपका एक पूरा दशक भी था 2011 से 20 तक का, जहां आपका 100 रुपया खाली बाजार में निवेश करके 230 हुआ, जबकि आपको फिक्स डिपॉजिट में 200 मिल जाता। तो वो जो एक बहुत ही कम रिटर्न, डॉलर में तो रिटर्न ही नहीं आया उस पूरे दशक में। तो जो इतना कम जो रिटर्न था, उसके कारण ये जगह बनी कि आपने जो पिछले 5 साल का बुल रन देखा है। तो मार्केट में करेक्शन तो आता ही है, लगभग हर साल 10% से ज्यादा का करेक्शन आता है। आप पिछले 18-20 साल देख लीजिए, मेरे ख्याल 3 एक साल ही हैं जिसमें 10% भी करेक्शन नहीं आया हो। तो बाजार तो ऐसा ही है। अब वो ये जरूर है कि बहुत सारे निवेशक बहुत नए हैं जो कोविड के बाद ही आए हैं, जिन्होंने इतिहास देखा नहीं, जिया नहीं। तो जो कहते हैं ना कि दूसरों की गलतियों से सीखने वाला ज्यादा समझदार होता है, बजाय कि जो अपनी ही गलती करके सीखे। तो वो बाजार आपको बता रहा है कि ये तो उतार चढ़ाव होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जहां आप निवेशित हैं जरूरी नहीं वहीं से आपको पैसा वापस मिले। ये बहुत ही खास चीज है। पिछले साल बहुत सारे लोग, मैंने देखा था म्यूचुअल फंड का जो के आंकड़े थे कि बहुत सारे लोगों ने ये लार्ज कैप एसआईपी से निकाल के स्मॉल कैप एसआईपी में डाल दिया। अब उनको भी ये इतिहास नहीं मालूम कि स्मॉल कैप में क्या हो जाता है। पूरा का पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स 2008-9 में 80% के लगभग गिरा था, 78% में अगर एग्जैक्ट कहूँ। उसके बाद 8 साल लगे उस इंडेक्स को उस लेवल पर आने पर, और तब तक वो इंडेक्स ही पूरा का समूचा ही बदल गया था, आप समझ लीजिए। तो जो स्टॉक गिरे थे वो कभी वापस ही नहीं आए। और उसके बाद फिर 2 साल स्मॉल कैप की बहुत चला, फिर 2 तिहाई घटा। तो ये सब जो थोड़ा सा जो रिस्की एरियाज होते हैं, खतरे वाले एरिया होते हैं, जहां पर जिसकी एक तरह से जो थीम सबसे ज्यादा फैशन में रहती है वहीं सबसे ज्यादा कष्ट होता है बाद में। तो जरूरी नहीं कि आप उसी थीम को पकड़े रहें, उसी स्टॉक्स को पकड़े रहें। थोड़ा सा स्टेडी लार्ज कैप ओरिएंटेड, मैं ये नहीं बोली 100% लार्ज कैप, बट लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रखिए। तो वहां पर मेरे ख्याल से तो अभी निवेशित रहने का समय है।
नहीं, पॉइंट आपका टेकन है मैम। और दूसरा, आपने काफ़ी अच्छे से गाइड भी किया। आपका बहुत ही स्टांस बहुत क्लियर है कि देखो मार्केट में पैसा ज़्यादा बनेगा और खोगे कम, इसलिए निवेशित रहो। दूसरा, थोड़ा सेलेक्टिव रहो। तीसरा, भारत का अपना स्टैंड भी आपने क्लियर कर दिया है कि इस पूरे टैरिफ के अंदर इस समय इंडियन मार्केट से और इंडियन कंपनीज का क्या स्टांस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, और एक थैंक यू चीज वेरी मैं मच और देवना बोल मैम, दूं कि आपने भारत समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। शुक्रिया। जी जी, बोलिए प्लीज़, बोलिए हाँ, मैं बोलिए ये मैम, कह रही प्लीज़ थी कि बोलिए। अगर हाँ कि वो अगर आप भारत के आयात निर्यात के हिसाब से देखें तो सबसे आसान काम ये ट्रेड डेफिसिट कम करने का है कि आप अमेरिका से क्रूड ऑयल ले लें, क्योंकि कच्चे तेल में का शायद लोगों को मालूम नहीं हो, अब कच्चे तेल में जो नंबर 1 प्रोड्यूसर है वो अमेरिका है। तो वो एक भारत को तो अमेरिका है। निर्यात करना ही है, तेल वहां से कर ले। हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप हमको वहाँ से एक तेल हम ले लेते हैं, हमारी तो रिक्वायरमेंट भी रहती है, और इससे आपका काम भी हो जाएगा और सारी चीज़ डेफिसिट वगैरह भी कम हो जाएगा। हो सकता है रेसिप्रोकल की टेबल पे हम और अच्छे से नेगोशिएट भी कर पाएँ। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। ये अच्छा सजेशन भी है। आई होप ये क्लिपिंग कट के कहीं ना कहीं ऐसी जगह तक भी पहुँचेगी जहाँ पहुँचना चाहिए इसको। बहुत शुक्रिया, थैंक